हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। हम ईएमआई पर डिस्कस कर रहे थे और ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है जब किसी कुंडली या परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक बहुत ही गजब का एग्जाम्पल जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति। तो इस पे आज अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक छड़ गति करती है तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति, सबसे पहले अपन अज्यूम करते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ये जो बोर्ड का तल है इस तल के लंबवत अंदर की तरफ इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसको मैं लिखूंगा बी वेक्टर। और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ है, इस चालक छड़ की लंबाई मान लीजिए एल है। एल लंबाई की कोई चालक छड़ बी वेक्टर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से इस प्रकार से गति कर रही है। अब देखिए ध्यान से देखना, बी वेक्टर अंदर की तरफ है, रोड जो है, छड़ जो है वो इस प्रकार से स्थित है, मीन्स बी और एल एक दूसरे के लंबवत है और v जो है वो l के भी लंबवत है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, b, l और v, और तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। b और l लंबवत हैं, l और v भी लंबवत हैं। तो इस स्थिति में जब छड़ यूं इस प्रकार से गति करेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हुई गति करेगी, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और हमारा जो टारगेट है वो यही है कि इस छड़ में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए, जब ये छड़ इस प्रकार से गति करेगी तो हमने सबसे पहले लिखा है चालक छड़ है। चालक छड़ है तो चालक में मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका जो मुक्त आवेश है वो मान लीजिए Q है। तो इसका जो मुक्त आवेश है उस पर जब छड़ गति करेगी तो मुक्त आवेश भी गति करेगा, और आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Q आवेश यदि V वेक्टर वेग से B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर चुंबकीय बल लगता है Q V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। अब इस छड़ का जो आवेश है इस पर भी इतना चुंबकीय बल लगेगा। अब ये चुंबकीय बल किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर के डायरेक्शन में, और V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के डायरेक्शन हम दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। V की डायरेक्शन इधर है, B की डायरेक्शन इनवर्ड है, इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो V की तरफ अंगुलियों को फैला के और B की तरफ फोल्ड करते हैं तो इस बल की जो दिशा है वो आएगी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस छड़ में, उस पॉजिटिव चार्ज पे ये वाले इस वाली जो बल की दिशा है वो आएगी ऊपर की तरफ। मीन्स इस पे जो Fm पॉजिटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यदि यहाँ पे मैं माइनस Q करूँ, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। तो नेगेटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड Fm। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है छड़ की गति के कारण। तो कुछ देर के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, ये जो ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है वो प्लस और माइनस के कारण उत्पन्न हुआ है। तो प्लस माइनस, जैसे जैसे आवेश गति करेगा प्लस माइनस का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्लस माइनस बढ़ेगा इस ई का मान भी बढ़ेगा। अब इस ई विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश और ऋणावेश पर भी फिर से विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, और इस बल की दिशा किस दिशा में होगी, विद्युत बल और चुंबकीय बल की दिशा समान होगी या विपरीत होगी। तो देखिए, हमें पता है
पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हो यदि, तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस से माइनस की तरफ। मीन्स यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा वो होगा प्लस से माइनस की तरफ। मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ होगी तो पॉजिटिव चार्ज पे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको मैंने लिख दिया एफ क्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, मीन्स एफ क्यू नेगेटिव चार्ज पे लगेगा ऊपर की तरफ। अब देखिए दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। चुंबकीय बल धनावेश को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और विद्युत बल धनावेश को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। और इस नेगेटिव पे देखो, चुंबकीय बल इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है तो विद्युत बल इसे वापस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनल क्या होगा, आवेश गति कर रहा था कंटिन्यू, ऊपर पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है, नीचे नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब Fm और Fq दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और बराबर होते ही आवेश गति करना बंद हो जाएगा, गति वहीं पे रुक जाएगी। तो E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के कारण Q आवेश पर बल लगेगा F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। और जब स्थिति संतुलन की होगी, जब आवेश गति करना बंद कर देगा, उस स्थिति में विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का परिमाण समान हो जाएगा। मीन्स हम उस स्थिति में लिख सकते हैं Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। और इस वाली स्थिति जो है ये हमें प्राप्त होगी संतुलन की स्थिति में। तो ये हमारे पास संतुलन की स्थिति है जिसमें Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारे पास Q E वेक्टर इक्वल टू माइनस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, Q से Q कैंसिल होगा यहाँ से, तो E इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जिसको हम स्केलर फॉर्म में अदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं E इक्वल टू VB साइन थीटा। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, छड़ का ये वाला सिरा धनावेशित है, ये वाला सिरा ऋणावेशित है, इन दोनों के बीच में इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब यदि हम आवेश को इस सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा एकांक आवेश को ऋणावेशित सिरे से धनावेशित सिरे तक ले जाने के लिए, वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। मीन्स दोनों छड़ के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या होगा, एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो हमें ज्ञात करना है कार्य कि एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर मीन्स V या एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो V इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू E इंटू L। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान आएगा वो आएगा एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एप्सिलॉन इक्वल टू E की वैल्यू है VBL और साइन थीटा। तो ये आ जाती है हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू, एप्सिलॉन इक्वल टू VBL साइन थीटा। एंड थीटा यहाँ पे देखो, थीटा जो है वो है V और B के बीच में बनने वाला कोण। देखिए V इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो एप्सिलॉन इक्वल टू साइन 90 1 हो जाएगा हमारे पास, एंड VBL। तो गतिशील चालक छड़ अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा एप्सिलॉन इक्वल टू VBL। अब देखिए यहाँ हमने डिस्कस किया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता B है। B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक छड़ V वेग से गति करती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, केवल और केवल तभी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो पाएगा। अदरवाइज ये जो छड़ है ये फ्लक्स को नहीं काटेगी, और फ्लक्स को नहीं काटेगी तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर यही छड़ मान लीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तब भी इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि अगर कोई चालक छड़ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करे
तो उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति। देखिए आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है वो खुद भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब पृथ्वी यदि चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो पृथ्वी में भी दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में होता है और पृथ्वी का जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तर दिशा में होता है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाता है उस कोण को हम नति या नमन कोण कहते हैं। और नति या नमन कोण के रेस्पेक्ट में हम चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने मान लिया B है और B के दो कंपोनेंट कर लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र के, एक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और एक चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। अब यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए अब कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा चालक छड़ की स्थिति पे। तो सबसे पहले अपन पहला केस ले लेते हैं। मान लीजिए छड़ की जो स्थिति है, छड़ की स्थिति वो है ईस्ट वेस्ट दिशा में। छड़ जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। जब पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होगी तो क्या होगा, देखिए इधर अब पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब देखिए छड़ की स्थिति है पूर्व से पश्चिम की तरफ यूं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, जिसके हमने दो घटक कर लिए हैं, एक क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखिए मान लीजिए इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण है। तो छड़ की स्थिति है पूर्व से पश्चिम की तरफ यूं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यूं है उत्तर से दक्षिण की तरफ, जिसका एक ऊर्ध्वाधर घटक एक क्षैतिज घटक। अब छड़ करेगी गति, तो गति किस प्रकार से कर सकती है, या तो ये गति करेगी ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। तो या तो ये पूर्व में या पश्चिम में गति करे, तो छड़ अपनी लंबाई के अनुदिश ही गति कर रही है, तो कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें भी हम पहला केस ले सकते हैं, छड़ की गति जो है वो हो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि छड़ अपनी ही लंबाई के अनुदिश गति कर रही है। यदि इसमें हम दूसरा केस लें कि छड़ की जो गति है वो है नॉर्थ टू साउथ। यदि छड़ उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, छड़ की स्थिति यूं थी, इधर उत्तर इधर दक्षिण। अब देखिए अगर ये यूं गति करेगी तो क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यूं है, ऊर्ध्वाधर घटक यूं है। अगर ये यूं गति करेगी तो ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी, और काटेगी तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा BVL। और यहाँ जो B होगा वो कंपोनेंट होगा जिसको ये छड़ काट रही है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को काट रही थी तो हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक एप्सिलॉन इक्वल टू BVL। V छड़ का वेग है, L छड़ की लंबाई है, और BV जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है। और तीसरा केस यदि अपन लें कि छड़ की जो गति है वो है ऊर्ध्वाधर,
यदि छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे, देखिए इस प्रकार से, क्षैतिज घटक यूं था, ऊर्ध्वाधर घटक यूं था। अब ये यदि ऊर्ध्वाधर गति करेगी तो ये क्षैतिज घटक को काटेगी, और क्षैतिज घटक को काटेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारे पास, क्षैतिज घटक को काट रही है तो BH V × L। तो इस प्रकार से जब कोई छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित हो और छड़ की गति इस प्रकार से हो, तो इस प्रकार से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो होगा हमारे पास, यदि छड़ की स्थिति उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो, तो छड़ की स्थिति इस प्रकार से ले लेंगे अपन, ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। अब देखिए ये पहले पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित थी, अब मैंने इसको यूं कर दिया उत्तर दक्षिण दिशा। उत्तर दक्षिण दिशा में करने के बाद में सबसे पहले गति ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो छड़ गति कर रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स पूर्व पश्चिम दिशा में गति करेगी, यूं जाएगी। क्या क्षैतिज घटक को काटेगी? नहीं काटेगी। क्या ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी? यस, ऑब्वियसली काटेगी। तो हमारे पास यहाँ पे होगा एप्सिलॉन इक्वल टू BV VL। पहला केस, यदि छड़ की गति पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू BV VL। अब देखिए सेकंड केस हमारे पास, यदि छड़ की गति हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, छड़ इस प्रकार से स्थित है, इसी दिशा में गति करे लंबाई के अनुदिश, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी? कभी नहीं काटेगी, और कभी नहीं काटेगी तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 आ जाएगी फिर से। नेक्स्ट है, गति ऊर्ध्वाधर दिशा में हो, यूं है छड़, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ जा रही है, क्या ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी? नहीं, पैरेलल है। क्या क्षैतिज घटक को काटेगी? तो देखो क्षैतिज के भी पैरेलल है, इसको भी नहीं काटेगी, तो अगेन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा केस था। अब हम तीसरे केस में डिस्कस करें, यदि छड़ की स्थिति जो है वो ऊर्ध्वाधर है, यदि छड़ की स्थिति कैसी हो? ऊर्ध्वाधर हो। और फिर से पहला केस, देखिए इसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ मान लीजिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो छड़ की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है। फिर से गति ईस्ट वेस्ट दिशा में है, छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में गति कर रही है, यूं है छड़ और पूर्व पश्चिम दिशा में गति कर रही है। देखो क्षैतिज घटक यूं था, क्या इसको काटेगी? यस, काटेगी। ऊर्ध्वाधर घटक यूं था, क्या इसको काटेगी? नहीं, पैरेलल है। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी BH VL, क्योंकि क्षैतिज घटक को काट रही है। नेक्स्ट है, गति उत्तर दक्षिण दिशा में हो, तो यदि गति उत्तर दक्षिण दिशा में होगी, देखिए छड़ इस प्रकार से स्थित है, इधर उत्तर इधर दक्षिण है, क्षैतिज घटक यूं है, ऊर्ध्वाधर घटक यूं है, इधर जाएगी, क्या ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी? नहीं काटेगी, पैरेलल है। क्या क्षैतिज घटक को काटेगी? नहीं काटेगी, पैरेलल है। तो अगेन एप्सिलॉन की वैल्यू 0 आ जाएगी। और यदि छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे तो यूं स्थिति है छड़ की, और ये इसी दिशा में गति करे तो लंबाई के अनुदिश गति करेगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी भी नहीं काटेगी। तो अगेन एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है जिसका मान है B = 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, मीन्स तार की जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, वो होगा 1 मीटर 4 सेकंड में तय करता है, मीन्स 1/4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है,
बहुत सिंपल हो गया हमारे पास। एप्सिलॉन की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी, एप्सिलॉन इक्वल टू BVL, सारी वैल्यू गिवन है। देन एप्सिलॉन इक्वल टू B की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू V की वैल्यू है 1/4 मीटर पर सेकेंड, एंड L की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन 10⁻²। देन एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास आ जाएगा, देखिए 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 10⁻⁻4 -2 -6 +1 -5, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा हमारे पास वोल्ट। इज दैट क्लियर? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।